हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग वीडियोस को देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके अंदर हमने एक टॉपिक को कवर किया था कि जब कोई परचेज़र किसी बिजनेस को परचेस करना चाह रहा है तो वह इन्वेस्टिगेशन करवाता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। आज हम लोग सेकंड पढ़ेंगे कि कोई फर्म है, उसके अंदर कोई पार्टनर एंटर होना चाहता है तो वह किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर एंटरिंग इन द फर्म, ठीक है। तो उसकी जब इन्वेस्टर जब चेक करता है तो वह किन किन बातों को अपने माइंड में रखता है। वह है फर्म की उपार्जन शक्ति, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। सेकंड है कंडीशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, कंपनी जो फर्म है उसकी संपत्तियों की स्थिति। थर्ड है शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है उससे जो कैपिटल और जो गुडविल मांगी जा रही है उसके बारे में चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर। एंड नेक्स्ट है अदर इंफॉर्मेशंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं, वह देखेगा फर्म की उपार्जन शक्ति, अर्निंग कैपेसिटी। अब अर्निंग कैपेसिटी के लिए हमने लास्ट पढ़ा था, लास्ट में दिखाती हूँ आपको। अर्निंग कैपेसिटी के लिए वह क्या चेक करेगा। अर्निंग कैपेसिटी चेक करने के लिए जो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको वापस रीड्राफ्ट करेगा। फर्स्ट तो ये करेगा, उसको वापस बनाएगा ताकि उसको कंपेरेटिव बनाया जा सके, एक साल की दूसरे साल से कंपेरिजन किया जा सके। नेक्स्ट क्या करेगा, वो कंपनी के कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जैसे कि टर्नओवर, परचेस, वेजेस, स्टॉक, इनको अच्छे से उनकी गहन जांच करेगा। नेक्स्ट करेगा अर्निंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए जो फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके सारे जो कंपोनेंट हैं, उसके जो सारे आइटम्स हैं, उनकी गहन अध्ययन करेगा, उनका एग्जामिनेशन करेगा कि वो जितनी अमाउंट में दिखाए गए हैं उतनी अमाउंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक करेगा। नेक्स्ट वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करेगा, जो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है उनको करने के बाद फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को निकाला जाएगा। तो ये हमने पहले वाले में पढ़ लिया था कि अर्निंग कैपेसिटी को कैसे निकालते हैं। तो अब फर्म की उपार्जन शक्ति आ गई, उसको चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर। सेकंड है संपत्तियों की स्थिति। जो इन्वेस्टिगेटर है, जो नई फर्म में जब जो उस फर्म के अंदर जो है ना पार्टनर प्रवेश ले रहा है, उसके प्रवेश लेने के बाद फर्म की सारी संपत्ति और दायित्वों का रिवोल्यूशन पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। तो जो पुनः मूल्यांकन किया जाएगा उसके अंदर फर्म की जो संपत्तियों का जो मूल्य होगा वो सही मूल्य लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, किस मूल्य पर लगाया जाएगा, देनदारों को नई फर्म द्वारा क्रय किया जाएगा, लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया जा रहा है तो उसके बैड डेब्ट्स जो होंगे उसके लिए क्या प्रोविज़न किया जाएगा, तथा पुराने जो लोन्स हैं उनको क्या पुराने जो पार्टनर्स हैं वही वहन करेंगे या फिर नए पार्टनर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ये सब चेक करके फर्म की जो एसेट्स हैं उसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल फ्रॉम दी प्रोस्पेक्टिव इनकमिंग पार्टनर। अब जो नया पार्टनर जो एंटर हो रहा है उससे जो पूंजी और ख्याति की जो राशि मंगाई जा रही है उसका जो हिस्सा है उसको चेक किया जाएगा कि ना जो अनुसंधानकर्ता प्रस्तावित जो साझेदारी सल्लेख है, पार्टनरशिप डीड है, उसकी एक कॉपी मांगेगा तथा उसको अच्छे से रीड करेगा कि नए साझेदार को कौन कौन से उसको कितनी पूंजी उससे मंगाई जा रही है, उसकी गुडविल की कितनी अमाउंट उससे मंगाई जा रही है, ये सब चेक करेगा। और ये देखेगा कि क्या ये उचित है या नहीं है और सही शर्तों पर मंगाई जा रही है या नहीं मंगाई जा रही है, ये सब चेक करेगा। और वह गुडविल का जो एवेल्यूशन किया गया है वो सही आधार पर किया गया है या नहीं किया गया है, ये सब उसका नए साझेदार का जो इन्वेस्टिगेटर है वो चेक करेगा और उसके नियोक्ता को बताएगा। नेक्स्ट वह देखेगा अन्य सूचनाएं। अब अन्य सूचनाओं के अंदर क्या देखेगा इन्वेस्टिगेटर की उस फर्म को नए पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ी, वो जो पार्टनर्स थे वह ठीक थे, नए पार्टनर को बुलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अनुसंधानकर्ता को आवश्यक रूप से यह जानना चाहिए कि फर्म को नए साझी की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह हो सकता है कि पुराने साझेदार जो है किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने
उनके ऊपर कोई ज़्यादा वो लोन हो सकता है, या फिर आर्थिक संकट आ गया है जिससे उबरने के लिए वो नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे रहे हैं, यह भी हो सकता है। तो इसलिए नए साझेदार को फर्म में शामिल कर रहे हैं। तो और किस लिए वो नए साझेदार को प्रवेश कर रहे हैं, यह इन्वेस्टिगेटर को आवश्यक रूप से पता लगा लेना चाहिए, ताकि यह हो सके कि वो जो नया साझेदार है, जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य से उसको प्रवेश दिया जा रहा है, वह उस उद्देश्य को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये होता है फर्म में सम्मिलित होने वाले साझेदार की ओर से। जब कोई साझेदार किसी फर्म में एंटर होना चाहता है तो वह अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करवाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्म से रिलेटेड इन इन्फॉर्मेशन को चेक करवाता है कि फर्म की उपार्जन शक्ति क्या है, संपत्तियों की स्थिति क्या है, पूंजी एवं ख्याति के संबंध में जो उससे जो हिस्सा मांगा जा रहा है वो उचित है या नहीं है, और यह चेक करवाएगा कि उसको फर्म में प्रवेश क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण है कि उसको फर्म में प्रवेश दिया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन दी पर्सपेक्टिव लेंडर टू बिजनेस, व्यापार को ऋण देने का विचार करने वाले की ओर से। अब जैसे कि कोई बैंक है या फिर कोई पर्सन है जो किसी बिजनेस को लोन देना चाहता है, तो वह उस बिजनेस की साख चेक करना चाहेगा, क्रेडिट वर्थिनेस। तो वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। तो उस इन्वेस्टिगेशन को जो इन्वेस्टिगेटर करेगा तो वो किन किन चीज़ों को चेक करेगा। फर्स्ट है एसेट्स टू प्लेज्ड एज सिक्योरिटी, जमानत के लिए दी जाने वाली संपत्ति। सेकंड है जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति। थर्ड है रीजंस ऑफ द नीड ऑफ अ लोन, ऋण की आवश्यकता का कारण। लिक्विडिटी ऑफ अ लोन, ऋण की तरलता। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की उपार्जन शक्ति। नेक्स्ट है एडिकेसी ऑफ लोन अमाउंट, ऋण की पर्याप्तता। उसके बाद है नेचर ऑफ द बिजनेस एंड गुडविल, व्यवसाय का स्वभाव एवं प्रबंधन। ठीक है। इन पॉइंट्स को जब कोई पर्सन किसी बिजनेस को लोन देता है तो वो लोन देने से पहले इन चीज़ों को चेक करेगा उस बिजनेस के अंदर। अब फर्स्ट है एसेट्स टू प्लेज्ड एज सिक्योरिटी। ठीक है। एसेट्स टू प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी, जमानत के लिए दी जाने वाली संपत्ति। अब इसके अंदर जो उसको लोन देगा, जिस बिजनेस को जो पर्सन लोन देगा, वो ये चेक करेगा कि जमानत के लिए जो संपत्ति दी जा रही है उसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, वह उस संपत्ति की मूल्य, उसका सत्व, उसका उस बिजनेस की है या नहीं है यह चेक करेगा, और उसका स्वभाव चेक करेगा, उसका सही मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है या नहीं किया गया है, और वह यह चेक करेगा कि जमानत के लिए रखी गई जो संपत्ति है वह उस उतने लोन की अमाउंट के लिए पर्याप्त है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोन की अमाउंट बहुत हाई है और वह जो संपत्ति है वह बहुत कम अमाउंट की है, तो उसकी पर्याप्तता को चेक करेगा, जमानत के लिए रखी गई संपत्ति को चेक करेगा। फिर व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति को चेक करेगा, सेकंड पॉइंट है। तो वह जो इन्वेस्टिगेटर है, नहीं कोई भी पर्सन है जो बिजनेस को लोन देता है या जो बैंक है बिजनेस को लोन देता है, वह किस आधार पर देता है कि बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशंस, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको चेक करके लोन देगा ना। तो व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति का भी इन्वेस्टिगेटर को अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए व्यवसाय की जो बैलेंस शीट है, उसके संपत्तियां और दायित्व, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्टडी करेगा, उसका उन दोनों में फिर उनकी स्टडी करने के बाद इन्वेस्टिगेटर एक शुद्ध मूल्य निकालेगा, नेट वैल्यू की, इस बिजनेस की नेट वैल्यू क्या है। इसके लिए वह क्या क्या करेगा, ये जो व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति वाला जो चेक करेगा जब इन्वेस्टिगेटर, तो इसके अंदर वह किन किन टॉपिक्स, किन किन पॉइंट्स को कवर करेगा। वह है देनदारों, डेटर्स एवं बिल्स रिसीवर्स के संबंध में वह इंफॉर्मेशन देगा। सेकंड है स्टॉक के संबंध में इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड है फिक्स्ड एसेट्स के संबंध में इंफॉर्मेशन देगा, विनियोग के संबंध में देगा, एंड बीमा के संबंध में देगा, और उनके जो लाइबिलिटीज जो हैं उनके संबंध में देगा। इन सब के संबंध में जो जो बिजनेस की कंडीशंस चल रही हैं, स्टॉक के लिए स्थायी संपत्तियां कितनी हैं, इन सबको चेक करेगा। विनियोग जो इन्वेस्टमेंट हैं, इंश्योरेंस है, लाइबिलिटीज हैं, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, इन सबको इंफॉर्मेशन वह देगा इसके अंदर। फिर है
थर्ड पॉइंट है ऋण की आवश्यकता का कारण। अब जो लोन जो दिया जा रहा है वह उस बिजनेस द्वारा क्यों लिया जा रहा है उसका रीज़न पता होना चाहिए। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वह इस बात का पता लगाएगा कि जो लोन लिया जा रहा है उसका कारण क्या है, किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह लोन लिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बिजनेस ने कोई फ्रॉड किया है, कोई गबन किया है और उससे बचने के लिए या कोई व्यवसाय के आर्थिक संकट में फंस गया है और उससे बाहर निकलने के लिए लोन लिया जा रहा है। तो ये पता लगाना इन्वेस्टिगेटर का मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर कि ऋण की आवश्यकता का कारण क्या है, किस कारण के लिए ऋण लिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है ऋण की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ अ लोन। अनुसंधानकर्ता को ये देखना चाहिए कि जो ऋण की राशि है, जो लोन लिया जा रहा है, जो बिजनेस है, वह लोन लेने के बाद उस ऋण की राशि का उपयोग कहाँ करेगा। हो सकता है कि वह लोन लेने के बाद उसको कंपनी की लिक्विड एसेट्स में, लिक्विड मतलब कि चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर दे, जैसे कि विनियोग, स्टॉक, इन सब के अंदर अगर इन्वेस्ट करेगा तो माना जाएगा कि लिक्विडिटी है ऋण की। और अगर बिजनेसमैन क्या करेगा, अगर उस लोन की अमाउंट को स्थायी संपत्तियां, फिक्स एसेट्स को परचेस करने के अंदर यूज करेगा तो फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म होती है, तो हम ये मानेंगे कि अगर वो फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऋण की तरलता कम होगी, लंबे समय तक ऋण नहीं चुकाया जाएगा अगर फिक्स एसेट्स में वह इन्वेस्ट करता है तो। नेक्स्ट है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये अर्निंग कैपेसिटी वाला पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्निंग कैपेसिटी को कैसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट है ऋण की पर्याप्तता। इन्वेस्टिगेटर को यह देखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए ऋण लिया जा रहा है उसके लिए पर्याप्त है या नहीं है। अगर जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें कि कोई बिजनेस है, वह लोन ले रहा है कि अपने ही बिजनेस की कोई एक ब्रांच किसी और जगह पर स्टैब्लिश करने के लिए। अब उस ब्रांच को स्टैब्लिश करने के लिए उसको जितने अमाउंट की जरूरत थी उसका 30% उसके पास है और 70% वो बैंक से लोन ले रहा है। तो जो है ना इन्वेस्टिगेटर है वह चेक करेगा कि किस काम के लिए लोन लिया जा रहा है। और मान लो कि ब्रांच को खोलने के लिए लोन लिया जा रहा है, तो उस ब्रांच को खोलने के लिए उसके पास पर्याप्त अमाउंट है या नहीं है, पर्याप्त जो पूंजी है वो पूरी है या नहीं है, ये वह उसका प्रबंध देखेगा। पर्याप्त प्रबंध शेष रकम का उसने कर लिया है या नहीं कर लिया है, ये चेक करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ द बिजनेस एंड गुडविल। लोन देने से पहले इन्वेस्टिगेटर यह जरूर चेक करेगा कि उस बिजनेस का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी गुडविल कितनी है, बाजार में उस पर्सन की गुडविल कितनी है, उस बिजनेस की, उस पर्सन की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कितनी बार होता है ना कि किसी बिजनेसमैन की गुडविल अच्छी नहीं है, कोई उसको लोन देना ही नहीं चाहता है, तो यह चेक करेगा कि किसी ने उसको लोन देने से मना तो नहीं किया है कभी। ठीक है, समझ में आया ना। ऑन द बिहाफ ऑफ अ प्रस्पेक्टिव लेंडर टू बिजनेस, व्यवसाय को ऋण देने का विचार करने वाले की ओर से जब इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है तो इन पॉइंट्स को, ये जो फॉलोइंग्स जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को कवर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड फ्रॉड का पता, कपट का पता लगाने के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है, कपट का पता लगाने के लिए हो सकता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन करवाया गया हो। अब बिजनेस में कपट जो फ्रॉड है वो किस किस के अंदर हो सकते हैं, कैश के अंदर हो सकते हैं, गुड्स के अंदर हो सकते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। कैश के अंदर क्या हो सकता है, कैश के अंदर क्या होगा, जैसे कि हमने कोई सेल्स की, माल बेचा, माल को बेचने के बाद हमारे पास कैश आ गया, लेकिन हमने क्या किया, उस कैश को अपने पास रख लिया और उसको हम आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड हो सकता है कि हमने बिना कैश कर लिया लेकिन कैश की एंट्रीज को ना उसको बुक्स में दिखाया ही नहीं, उसकी एंट्री ही नहीं की और उसका पैसा अपने पास ही रख लिया और उसके बिल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका पैसा अपने पास रख लिया, ये हो गया कैश के अंदर। तो जो कैश है वो बहुत कम स्पेस में होता है और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम लोग
कैश के अंदर ही फ्रॉड करते हैं। ठीक है, तो रोकड़ नेक्स्ट होता है फ्रॉड इन गुड्स। जो गुड्स होते हैं, कंपनी का माल जिसको हम परचेज और सेल्स करते हैं, जो माल होता है उसके अंदर भी फ्रॉड किया जा सकता है। अब कंपनी का जो माल होता है वो 3 तरह से होता है। एक तो होता है बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है और बहुत कम वैल्यू रखता है। एक होता है बहुत कम वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और बहुत कम स्पेस घेरता है। और एक होता है मॉडरेट। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो 2 हैं कि जो बहुत कम स्पेस रखते हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज के होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट के होते हैं। सेकंड है मॉडरेट। इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रेजेंट में यह देखा जाता है कि जो कैश के अंदर जो फ्रॉड होता है उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसी को रोकने के प्रयास किए जाते हैं और उसी के इन्वेस्टिगेशन या ऑडिटिंग के टाइम कैश के फ्रॉड के अंदर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और न कि गुड्स के, न कि माल के। लेकिन गुड्स के फ्रॉड भी बिजनेस के अंदर विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। अब कितनी बार होता है कि गुड्स को ले लिया जाता है, और ऐसे मार्केट होते हैं थेफ्ट बाजार, थेफ्ट मार्केट, चोर बाजार होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर ऐसे चोरी के माल को बेचा जाता है। तो ये जो गुड्स होते हैं उनको वहाँ पर ले जाकर बेचा जा सकता है। तो इस तरह से गुड्स के अंदर भी फ्रॉड किया जाता है। और कितनी बार होता है कि जो मैनेजमेंट है वह उस जो कंपनी का जो माल है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कंपनी के एम्प्लॉयज़ द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस तरह गुड्स के अंदर फ्रॉड हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग कैसे होता है? कंपनी के पुस्तकों के साथ छेड़छाड़ करना, चेंज करना, अकाउंटिंग हिसाब किताब को चेंज कर देना। ये चेंजिंग वाला काम कौन कर सकता है? जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, उनके द्वारा ये काम बड़ी सतर्कता के साथ किया जा सकता है। मतलब कि जो अगर प्रॉफिट्स को बढ़ाकर दिखा सकते हैं, वो जो एक्सपेंसेस एग्जिस्ट नहीं है उनको भी दिखा सकते हैं। अगर वो प्रॉफिट्स को कम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स का ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, तो वो प्रॉफिट्स को कम करके दिखाएंगे। और अपनी अच्छी कंडीशन अगर शो करना चाहते हैं मार्केट में, तो वो क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर दिखाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? प्रोविजंस को बनाएंगे ही नहीं। कंपनी के एसेट्स के ऊपर जो प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, बेड डेब्ट्स के ऊपर जो प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, डेटर्स के बेड डेब्ट्स के ऊपर जो प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, उनको बनाएंगे ही नहीं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को करके जो कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो ये सब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि जब इन्वेस्टिगेटर जब फ्रॉड को डिटेक्ट करता है तो वह कैसे क्या चीज़ों को चेक करेगा। तो हम देखते हैं जब इन्वेस्टिगेटर फ्रॉड का पता लगाता है तो वह किन किन चीज़ों को चेक करेगा। यदि अनुसंधानकर्ता की नियुक्ति व्यवसाय में किसी शंकायुक्त गबन को पता लगाने के लिए की गई है, तो उसे व्यवसाय की लेखा प्रणाली तथा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अच्छे से जांच करनी होगी। व्यवसाय को देखना पड़ेगा कि कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या फॉलो हो रही है, और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि इंटरनल ऑडिटर द्वारा कितना इफिशिएंटली वर्क किया जा रहा है, यह चेक करेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो वह यह मानेगा कि फ्रॉड की संभावना कम हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर की अगर अपॉइंटमेंट अगर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हुआ है तो वह हर चीज़ को शंकायुक्त नज़रों से ही देखेगा। वह यही मानेगा कि हर जगह पर फ्रॉड है और वह उसी तरह से काम करेगा। अब फ्रॉड मैंने आपको बताया कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, अकाउंटिंग का मैनिपुलेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कैश रोकड़ के गबन के संबंध में इन्वेस्टिगेटर क्या क्या करेगा। तो वह क्या करेगा रोकड़ के गबन के संबंध में, कैश के गबन के संबंध में? चेकिंग ऑफ कैश बुक को चेक करेगा।
उसकी टोटल्स लगाएगा, उसकी वाउचिंग चेक करेगा कि उसके जो बिल्स हैं उनकी वेरिफिकेशन, उनकी वाउचिंग करेगा कि वो जो बिल्स है उनको उनकी एंट्रीज की हुई है या नहीं की हुई है, ये सब चेक करेगा। री टोटल करेगा, बैलेंस निकालेगा। नेक्स्ट पिटी कैश बुक, खुरदरा रोकड़ बही जो है उसके संबंध में भी वह टोटल लगाएगा, बैलेंस निकालेगा, बिल्स के थ्रू चेक करेगा। नेक्स्ट वो सैलरी एंड वेजेस, वेतन एवं मजदूरी के संबंध में चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सैलरी पे ही नहीं की हुई है, मजदूरों को भुगतान नहीं किया है और उसको बिल्स दिखाए हुए हैं और एंट्री की हुई है, ये भी हो सकता है। तो वेतन एंड मजदूरी के संबंध में चेक करेगा, फर्जी बिल तो नहीं लगाए हुए हैं, यह चेक करेगा। और कोरस्पोंडेंस विथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, देनदार एवं लेनदारों से पत्र व्यवहार। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिनको कि माल बेचा या खरीदा गया है, उनसे कम्युनिकेशन करके, पत्र व्यवहार करके वह चेक करने की कोशिश करेगा कि जो एक्चुअल में जो बिल्स वगैरह दिखाए हुए हैं वह वास्तव में सही है या नहीं है, वह ये चेक करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है अदर बुक्स, अदर बुक्स को भी चेक करेगा वो। जो कैश बुक के लिए जो क्रय बही है, परचेस बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न और जो पर्टिकुलर हर एक एक्सपेंसेस की बुक, सबको चेक करेगा कैश से रिलेटेड एंट्रीज के लिए। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द फ्रॉड ऑफ गुड्स, माल के संबंध में जब गुड्स के लिए कोई फ्रॉड हो रहा है, माल के संबंध में कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उसके लिए ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर का क्या काम है, वह प्रॉपर वे में चेक करेगा, अच्छे से गहन जांच करेगा, स्टॉक की जांच करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है उसको चेक करेगा। इसमें उसकी स्थिति ऑडिटर की तरह ही हो जाती है, उसको पूरा अच्छे से चेक करना पड़ेगा माल को कि गुड्स का कहीं पे, गुड्स के लिए कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। लेकिन इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हर एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वह उसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग, खातों में गड़बड़ी। अब अकाउंटिंग के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है उसको चेक करना ऑडिटर के लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये काम कंपनी के अपर लेवल के स्टाफ जो होता है, अपर लेवल के जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा किया जाता है और उसको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि वो लोग इन्वेस्टिगेटर को अपनी जो रिक्वायर्ड जो बुक्स हैं वह प्रोवाइड ही ना कराए, और अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो भी वह अपनी फ्रॉड को छुपा सकते हैं। मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग में उन्होंने मैनिपुलेशन किया है, जो हिसाब किताब है उसको चेंज करके बताया हुआ है, तो उसको निकालना इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है और उसको इसका पता लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट फ्रॉड, कपट का पता लगाने के लिए अनुसंधान। अब ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें कि जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। ठीक है, अब किसी भी काम के लिए इन्वेस्टिगेशन, जिस भी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है उसी के ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कोई ग्रोस प्रॉफिट है, किसी बिजनेस के ग्रोस प्रॉफिट अगर गिर रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट का रेशो कम हो रहा है, परसेंटेज कम हो रहा है, तो बिजनेस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि ग्रोस प्रॉफिट क्यों गिर रहे हैं, उसका पता लगाने के लिए। बिक्री पर, सेल्स पर परसेंटेज गिर रहा है अगर ग्रोस प्रॉफिट का, तो उसका पता लगाने के लिए बिजनेस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। टू नो द रीजंस फॉर द डाउनफॉल इन द परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स, बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत गिर जाने का कारण जानने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है बिजनेस की ओर से। अब उसके लिए इन्वेस्टिगेटर क्या क्या चेक करेगा, कॉस्ट ऑफ परचेस, क्रय की लागत, इन्फ्लेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस, क्रय की लागत को बढ़ाकर तो नहीं दिखाया हुआ है, मजदूरी की दरें, रेट्स ऑफ वेजेस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजदूरी की दरें बढ़ गई हैं पिछले साल, मजदूरी की जो वेजेस की जो रेट्स हैं पिछले जो साल चले आ रहे हैं उनसे कहीं अचानक बढ़ गई है, ऐसा तो नहीं है, पिछले साल से उनका कंपैरिजन किया जाएगा।
कहीं अचानक तो मजदूरी की दरें नहीं बढ़ गई हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चेक किया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पिछले वर्षों के मुकाबले अचानक से अगर बढ़ गए हैं तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब ये अचानक से कैसे बढ़ गए हैं, कहीं इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है, या फिर कहीं वास्तव में उनकी रेट्स बढ़ गई हैं, ये सब चेक किया जाएगा। सेल्स चेक की जाएगी कि सेल्स अगर गिर रही है, सेल्स का सेलिंग, किसी बिजनेस की सेलिंग कम हो रही है या फिर सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, या फिर ओवरऑल सेल्स कम हो रही है, इसको चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ सेल्स, विक्रय छूट जाना। ये हो सकता है कि हमने सेल्स तो कर ली है लेकिन उनके बिल्स अगर खो गए हैं, या फिर उन बिल्स को हम बुक्स में एंटर करना भूल गए हैं, तो हमारी सेल्स कम आ रही है और उसके आधार पर हमारे ग्रोस प्रॉफिट के थ्रू उनका परसेंटेज कम आ रहा है। ये हो सकता है, इसको अच्छे से चेक किया जाएगा। सेल्स और सेल्स के जो उसको अच्छे से चेक किया जाएगा कि सेल्स कहीं लिखने से छूट तो नहीं गई है। नेक्स्ट है स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक को अच्छे से चेक किया जाएगा। बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत गिरने के कारण जानने के लिए। स्टॉक के मूल्य को बढ़ाकर तो नहीं दिखाया हुआ है। स्टॉक के अंदर कंसाइनमेंट पे भेजा हुआ स्टॉक है, उसको इंक्लूड किया है या नहीं किया है, इसको चेक करना। फिर स्क्रैप जो स्टॉक होता है उसको स्टॉक के अंदर सम्मिलित तो नहीं किया है। इन सब चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद पता लगेगा कि बिक्री पर जो ग्रोस प्रॉफिट है उसका जो परसेंटेज गिर रहा है उसके क्या रीजंस हैं, और उन रीजंस का पता लगाने के बाद इन्वेस्टिगेटर उसकी एक रिपोर्ट बनाकर कंपनी के मैनेजमेंट को देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट हिज मनी। जब कोई इन्वेस्टर है, कोई विनियोग करता है, किसी बिजनेस में या कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वह इन्वेस्ट करने से पहले अगर वह इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो वह इन्वेस्टिगेशन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेगा। वह फर्स्ट है कंडीशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेटस, सेकंड है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, थर्ड है नेचर ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ है ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस, फिफ्थ है सिक्योरिटी अवेलेबल अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। ये सब पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर जिस कंपनी में जो इन्वेस्टर है वह इन्वेस्ट कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, कि उसके जो प्रोस्पेक्टस लेके उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, उसके शेयर्स जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। कंपनी निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, या कंपनी के ये जो इन्वेस्टर है शेयर्स परचेस करना चाहता है या फिर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, किस में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके थ्रू वह उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वह इंफॉर्मेशन लेगा। तो ये हो गया ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट हिज मनी। इसके बाद आपके एक आध पॉइंट और रहता है जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब इन्वेस्टिगेशन करवाएगी तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा, ये पॉइंट और आपको कवर करवाना बाकी रह गया है। बाकी आपका इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।